हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम है। डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो संगठित रहो। और मुझे लगता है कि इस अलायंस से हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव हम रखने का काम करें। साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि दोनों संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान कमेरे की लड़ाई हम मजबूती से लड़े, इस लक्ष्य को आगे लेकर जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे, उसकी एमएसपी को सुरक्षित रखें, कैसे कमेरे को अशोर्ड आय के अंदर इजाफा प्रतिवर्ष, जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में दिला पाए, और ग्रामीण से लेकर खास तौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ ले मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था, उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब पे चौधरी देवीलाल जी पहुंचे और उनने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया, और चौधरी देवीलाल जी का वादा था। और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से तो सम्मानित किया गया, भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उनका स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू लगाया गया। और दोनों ने मिलकर देश भर में कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े, इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में ऐसी साथियों के ब्याह में कोई बारात आ जाती थी, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उसके लिए ऐसी चौपाल बनवाने का काम किया जो आज पूरे प्रदेश में, और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससीबीसी के साथियों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उनने विशेष कदम उठाए। और मुझे खुशी है कि हमने भी, चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी एससी समाज को, चाहे उन एससी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम, अनेक योजनाएं अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर, और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों 36 के हैं
और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ पाए। क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पे आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। चीज बतानी भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा, वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं।
अब राणा साहब आपके यहाँ साथ बैठे हुए मंच पर सारे विधायक लगे जा चुके हैं, बीजेपी से कहीं कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है और बीएसपी पार्टी पहले ही नए लोग के साथ आ चुकी है क्योंकि पृष्ठभूमि आप लोगों की मिलती है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ चौटाला साहब भी हरियाणा में अपना अलग कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप लोग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या चुनौतियां और क्या पाने का लक्ष्य है इस चुनाव में? लांबा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। ये तो समय है, लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव है। अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई और राहुल कसवा को टिकट मिल गई। रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा, मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क। जहाँ अलायंस की बात है, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ेंगे और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी हो, इनका कैसे उत्थान। मैं एक चीज़ आज आपके बीच में ज़रूर कह सकता हूँ, जब मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई थी, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको ज़मीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हैं वो मकान नहीं देते, इस पे योजना लेके आएंगे और जो वादा हम करेंगे, ज़्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य भी नहीं, पर जो वादा करेंगे उस वादे के अंदर दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य है। सेम कॉम्बिनेशन है, नेहरू और बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है यहाँ, इनका तो पहले 3 बार होकर टूट लिया। आपने सर्कलशीट की बात करी है, तो क्या ये तय है आप दो ही होंगे या किसी और की नजर करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बीच में आप कह रहे हैं आप लोग शुरू कर देते हो। हमने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है, मैंने कहा वो अभी इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा का। चंद्रशेखर जी कह रहे थे कुछ इस तरह की पार्टियां और आ सकती हैं साथ में। आपने सपोर्ट किया था चंद्रशेखर जी किसान आंदोलन। यस, की पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है। अब उस पे कोई बातचीत नहीं है, आपका स्टैंड क्या रहेगा कॉमन? देखो कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेंगे, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनों महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह यह है, मैंने उनको सुना भी, स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। तो क्या ये तय माना कि आप चौधरी देवीलाल की बात करते हैं तो उनके तो दो लोग उनके परिवार से आते, आप भी आ रहे हैं, आईएनडी भी आ रहा है, तो ये तो परिवार में ही बंटवारा भी है ना? नहीं, 4 हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना लेते हैं।
और जहां आप ये बात कर रहे हैं कि भी बीजेपी के साथ, मैंने कई बार क्लियर कर, और जो रविंद्र जी ने बात कही किसान आंदोलन वाली, एक क्लैरिटी के साथ आज बात आपके बीच में रखी। आपने मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि 3 कृषि कानून अच्छे थे, बल्कि एक चीज उस दौरान भी मैंने कही थी कि किसी दिन भी एमएसपी पर आंच आएगी मैं सरकार छोड़ दूं। और हमने बड़े मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर एमएसपी दी, व्यवस्था बनाई कि 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंचे, उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा 30 दिन में उसके खाते में पहुंचे। हमने बहुत कुछ कर दिखाया, मगर हाँ, एक व्यवस्था के अंदर लोग हरियाणा प्रदेश के आज नहीं चाहते, लोग बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते, और उस चीज के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था के अंदर हम दोबारा नहीं। 2019 के जो सेंटीमेंट्स थे, आपसे सवाल 4.5 साल 5 साल लगातार पूछा जाता रहा, 2024 तक भी वो सवाल जिंदा है कि जो यमुना पार वाले जो आप भेज रहे थे वही सेंटीमेंट के खिलाफ जाकर आपने गठबंधन किया। हमने तो कांग्रेस के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी थी, आम आदमी 40 सीटों पर लड़ी थी, उनके विरुद्ध भी लड़ी थी, बसपा भी लड़ी थी, उनके विरुद्ध भी लड़ी थी, आईएनएलडी के विरुद्ध भी लड़ी थी। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में एक ही संगठन के विरुद्ध में लड़ती है? मैदान में जितने रण बांकुरे हैं सबके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी जाती है, और मजबूती से संगठन ने लड़ाई लड़ी। बारी बारी प्रेस के साथी यही क्यों पोर्ट्रे करते हैं कि हमने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ा था? क्या मैंने भूपेंद्र हुड्डा के 63,000 एकड़ जमीन किसानों से छीन कर प्राइवेट बिल्डरों को देने का मुद्दा कभी नहीं उठाया? क्या हम वो भूल गए कि राजबाला गेस्ट टीचर थी जिसको रोहतक के अंदर छाती पे गोली मार दी गई? क्या हम भूल गए कि रोहतक से बाहर निकलते थे, जिला बदलते, चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो जींद हो, चाहे वो सोनीपत हो, 4 लेन सड़क 2 लेन हो जाती थी, 1 लेन हो जाती थी। ये सब विषयों को लेकर हम लड़े थे और जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया। सर, आपका 2024 में वोट शेयर 1% से भी कम रहा लोकसभा में, अब आप कैसे अपने आप को इस रिवाइवल के मूड में देखेंगे? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो था जितिन, ये चुनाव था 2 राष्ट्रीय गठबंधनों में। आप भी शायद नहीं दूसरी सीट बता पाओगे फिरोजपुर को छोड़ के, जहाँ 12,000 में 4 कैंडिडेट रह गए। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर थर्ड कंटेंडर भी बड़े क्लोज मार्जिन से हारा। उस चुनाव को विधानसभा के परिपक्ष में लेकर कंपेयर करना बड़ा इलॉजिकल होगा। आज के दिन जो आंकड़े हैं, मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर पे पहुंचे, और अब चंद्रशेखर जी का साथ आना हमें और ताकत है। तो लांबा साहब ने सवाल पूछा उसी का, 5 साल पार्टी को बने हुए, चौथा अलाइ आ गया, ऐसा क्या रीजन है कि आपसे अलाइ चले जाते हैं या आप चले जाते हैं? चौथा अलाइ आम आदमी पार्टी बसपा के साथ आपका अलायंस था, बीजेपी के साथ, और 4th ये अलाइ आ गया आपका 5 साल के। हम चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का लड़े, इलेक्शन के अंदर तो हमारा अलाइ नहीं था। बसपा ने अलायंस किया था और क्या कारण रहा वो आप भी जानते हैं। ट्वीट आया और प्री इलेक्शन ही वो टूट गया था, तो महीने भी मुश्किल से चला था। और स्टेट के अंदर हमारे एजेंडाज को हम पूरा कर पाए, हमारे वोटर्स को जो हमारी कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा कर पाए। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अलायंस किया था और उसके अंदर हम अचीव भी कर पाए। 250 रुपए बढ़ाकर हमने 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करी। हमारे पास 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी, किसी में भी 700 और 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। हमने 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने का काम किया। हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को, 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी दी। कई ऐसे काम हैं जो हमारे इलेक्टोरल को जो हमने वादा किया था हम फुलफिल कर पाए। अगर हम ना अलाइ के साथ जाते और विपक्ष में बैठे तो क्या हम अपनी इलेक्टोरल कमिटमेंट को कभी पूरा कर पाते? का तो एक सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला है SC/ST का वर्गीकरण, उस पे तो असपा का तो निर्णय आया हुआ है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये हरियाणा ने पहले फेस किया और भजनलाल जी के टाइम पे हरियाणा में कानून आया था।
और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें बहस चली थी। उसके बाद उसको स्ट्राइक डाउन शायद 12 या 14 में कर दिया गया था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डली थी, क्योंकि अभी ये फैसला आया है केंद्र सरकार क्या निर्णय करती है और कैसे कदम होगा। मुझे लगता है पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? आरजेडी कई पार्टियां हैं, उन्होंने अपना पक्ष कर दिया कि हम इस फैसले अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूँ फैसला। सर उसको लेकर तो भारत भी बंद हो चुका है। मैं आपकी बात मान गया, मगर हम दोनों संगठन मिलकर उस पर जॉइंट स्टेटमेंट दे दें बेहतर है। सर आपने कहा दोनों संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से फाइट है आपकी। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता है, तो क्या ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो और हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें, तो मुझे नहीं लगता इसके के लिए इन संभावनाओं से हम पीछे हट सकते। मेरे दो सवाल है। एक तो कांग्रेस में सात कुटुंबन बचा हुआ है, सीएम और बनेगा उसको लेके 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, पार्टी उसको लेके भी काफी गदगद है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपस में काफी तनातनी है और इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में असली चुनौती बीजेपी को दे सके और समीकरण बदलेंगे? और दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग ने दरख्वास्त बीजेपी ने दी है कि तारीख को बदला जाना चाहिए, आपकी क्या राय है उसमें कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों को बदलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की घबराहट कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड है इसलिए तारीख बदल दी जाए, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो मतदान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाखों वोटर ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सुबह से शाम तक वो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वोट कम डलते हैं। छुट्टी होगी तो वो लोग भी सारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी ओर पर जो आपने सवाल पूछी कांग्रेस की तनातनी तो जग जाहिर है। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने किस तरीके से अपने कंपटीशन में रहने वाले सारे स्टॉलवर्ट नेताओं को, आधों को तो पार्टी छुड़वा दी है और आधों को कमजोर करने का प्रयास किया। और एक चीज मैं आज कह सकता हूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चीज तो आपने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखी है कि किस प्रकार से चेहरा कौन था और बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी तो कुमारी शैलजा ने दाव ठोक रखे हैं, क्या रणदीप सुरजेवाला सीन से बाहर हो गए और अब तो इस ग्रुप के अंदर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। तो कई लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस खड़ी कर ली। तो बहुत टफ रोड है। 10-10 कैंडिडेट एक एक सीट पर जो लिए बैठे हैं, जिनको कमिटमेंट करे बैठे, अभी तो उनमें भी भगदड़ शुरू होगी और कांग्रेस जिस हवा में है शायद गिरने में भी कोई ज्यादा समय ना। जो जेजेपी का स्टैंड था, कोई लेटर लिखा है जेजेपी ने क्या इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि दो चार जगह ऐसी चर्चा थी कि शायद आप लोग भी चाह हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शंस डिले हो या प्रीपोन हो, हम तैयार हैं। आज से मात्र 33 दिन में हमारे यहाँ इलेक्ट्रल पोलिंग है और बढ़ चढ़कर हरियाणा के मतदाता जेजेपी और एएसपी का साथ देंगे। 10 साल से सरकार है बीजेपी की, क्या एंटी इनकम्बेंसी है? आप भी सरकार के हिस्सा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस में तमाम दावेदार होंगे, लेकिन क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की एज कही जा सकती है? क्योंकि ये नजर आ रहा है कि 5 सीट के साथ 0 पर थे, जब 30-31 पे पहुंच गए थे, 5 लोकसभा जीत कर आए हैं वो लोग। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए मुख्यमंत्री बदला और कोई कारण नहीं था कि मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा। और नए मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ घोषणा और सम्मान समारोह करे, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ नहीं थे, योजनाएं वो बना नहीं पाए। एक लॉलीपॉप जरूर देंगे 2.5 लाख कर्मचारियों को कि तुम जो कौशल पर पोर्टेड हो, 5 साल से ऊपर हो, उनको आगे अश्योर्ड जॉब दी जाएगी, रेगुलराइज किया नहीं जा सकता। कोई भी एम्प्लॉय ये जानता है कि जब तक बिल नहीं लाया जाता, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने की,
उनके ऊपर तो तलवार और लटका दी गई कि तुम 6 महीने बाद अगर शासन बदलाव होता है तो शायद तुम नौकरी से भी अपना हाथ धो। 8 महीने पहले राजस्थान के चुनाव होते थे। एक 8 महीने पहले राजस्थान के चुनाव हुए थे। हरियाणा से लगा हुआ राज्य है, तो शायद मुझे लगे में चले राजस्थान में। आज राज्य चुनाव लड़ा था 21 आज आप लोग हरियाणा से आए तो उससे क्या करेंगे? नहीं, हमने तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 में से शायद एक भी सीट पर एएसपी हमारे सामने नहीं थी। मेरी चर्चा उस समय भी चंद्रशेखर जी से हुई थी और ये उस समय क्योंकि हनुमान जी की पार्टी के साथ अलायंस में पहले उतर चुके थे हमारे हरियाणा से जाने से, तो इस कारण हमने फिर उसको अलायंस के अंदर, क्योंकि हमारे कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कैंडिडेट क्लैश हो रही थी, चाहे फतेहपुर हो चाहे वो कोटपुतली हो, तो इसी कारण फिर वो अलायंस आगे नहीं चल पाया। I'm very clear that we will not stand with BJP. I have faced 4.5 years in NDA. I have seen how BJP breaks its allies. We have faced it in 4.5 years, how some of our MLAs are now joining BJP. Similar thing happened with Shiv Sena, NCP or other alliance like Akali Dal. So I think as of now, NDA which stands today is more or less focused on only 2 states, that is Bihar and Andhra. And for both states, this year's budget is diverted clearly. I think they don't have focus on any other ally as of now. And whereas going into a post-poll alliance, who knows, if we have the numbers, there may be a chance that all the smaller parties get together and form a government in the state against Congress and BJP. Let the results come out, let the numbers come out, and then I think this will be decided. चंद्रशेखर जी से सवाल है आपसे, आपके कई हमने देखे हैं विरोध प्रदर्शन दिल्ली, आपका पूरा जो राजनीतिक सफर है और विष्णु जी की और एज भी मिलती है, हरियाणा के मिजाज से कैसे सूट होगा, क्योंकि आप भी आंदोलन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। कई बार मीडिया के साथी मुझे कहते हैं कि आपकी भाषा हरियाणा से मिलती है। मैं जिस जिले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा वो सीमा मिलती है और हमारे लीडर्स लोग बैठे हैं, हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से ही थे हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने एक घोषणा की थी, मेरे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर है। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगहों, मगर वो वहां वो बेचारे हो गए, लेकिन यहां दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए, यहां दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा इन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिल रही ना मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए, लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत के आया हूं
वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आज़ाद को, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देनी, और अब उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। आपकी पार्टी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि अभी लेकिन अगर स्थितियां 2019 वाली ही बनती है, वहां अगर स्थिति बनती है आपके सामने, और पिछली बार भी दोनों पार्टियों ने आपको अप्रोच किया था, अगर वही स्थिति दोबारा बनती है तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? मैं आपको एक क्लैरिटी तो पहले दे दूं, ये दिल्ली के साथी तो लगभग पार्लियामेंट के टाइम से मुझे जानते हैं। दोनों पार्टियों ने कभी हमें अप्रोच नहीं किया। हमारे संगठन की बैठक हुई थी और उसके अंदर ये चर्चा हुई थी कि कौन सी स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, और उस स्टेबिलिटी के लिए ये निर्णय संगठन ने लिया। उसके बाद दोनों दलों से चर्चा हुई और कांग्रेस उस समय 6 विधायक नहीं इकट्ठे कर पा रही थी इंडिपेंडेंट, तो किसी हालत में भी हम स्टेबिलिटी छोड़िए गवर्नमेंट बना भी नहीं पा रहे। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रदेश में चले, उसके लिए निर्णय लिया। अब क्या होगा, ये बेहतर रहेगा कि जब रिजल्ट्स आए, नंबर्स आए, उस पर हम छोड़ें, मगर हमारी दोनों की प्राथमिकता ये रहेगी कि भाई इन द अलायंस गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे अलायंस के अंदर हरियाणा में 90 सीटों पर सबसे ज्यादा विधायक कोई चुन के आए तो हमारे गठबंधन के जीत के आए। और भविष्य का क्या पता है, जब 1977 के दौर में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था और रातों रात सारे इकट्ठे हो गए थे, तो 34 दिन के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। वो समय आज आ जाए, 33 दिन का समय है। हरियाणा अगर वो करवट ले गया तो शायद 1987 वाला माहौल भी आपको दिखा। कौन कौन सी पार्टी है जिससे बातचीत चल रही है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कई सारे और भी आ सकते हैं, अभी भी आप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ लाइक माइंडेड लोग अभी कोई नहीं है। अभी तो हम दोनों मिलकर इस सफर में निकले हैं और 12 तारीख तक नॉमिनेशन है। 12 तारीख तक तो आज भी हमारे पास 15 दिन है। क्या पता कोई 1 सीट पे लड़ने वाला आ जाए, कोई 2 पे लड़ने वाला आ जाए। अगर जुड़ेंगे और समीकरण बनेंगे प्रदेश को बेहतर बनाने के, तो जरूर हम मिलकर उससे चर्चा करेंगे। खत्म किया जाए। देखिए, मैं उस पर ना बोलूं बेटर है, क्योंकि ना तो मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूं, उसके अंदर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जहाँ वोटर की बात है, जहाँ अमेंडमेंट बिल की बात है, पार्टी उस पर अपनी स्टेटमेंट पहले भी दे चुकी है। बारी बारी मुझे नहीं लगता कि उसकी अमेंडमेंट हम कुछ ला सकते। लास्ट 2 ले लीजिए। आप बारी बारी ये कहते हैं, जैसे मैंने कहीं जाकर किसान आंदोलन का विरोध किया, हमारे कार्यकर्ता भी आंदोलन में गए, हमारे कार्यकर्ताओं के घरों से रोटियां, लस्सी, दूध भी बॉर्डर्स पर, टोलों पर गए। आप कहीं भी मेरी स्टेटमेंट नहीं ला सकते कि मैं उस आंदोलन के विरोध में। स्वयं क्योंकि हम व्यवस्था में बैठे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि व्यवस्थित ढंग से जो उनकी मांगे हैं हम प्रदेश में पूरी कर पाए। ना वो 3 कृषि कानून हरियाणा असेंबली में हमने पास करे, वो पार्लियामेंट में पास हुए थे और हमारी पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं था। हमने बहुत सुधार कृषि क्षेत्र में हरियाणा में करे हैं और मैं मानता हूं कि आज उसका रिजल्ट है कि हरियाणा प्राथमिक राज्य है देश का जिसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ोतरी दी। चंद्रशेखर जी, आपसे एक सवाल है कि दुष्यंत जी कह रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी देखेंगे, पिछली बार भी स्टेबिलिटी को आधार स्थिति बनती है कि स्टेबिलिटी को देखते हुए बीजेपी के साथ दुष्यंत जी जाएंगे, तो आपकी क्या भूमिका होगी? दुष्यंत जी का कद देखिए ना, ये खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे, इनके पीछे ही खड़े दिखाई देते हैं। ये पीछे भी खड़े हो तो भी आगे दिखाई देते हैं। हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमें इनको आगे बढ़ाना,
और मेरा विश्वास है आप अभी से रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, आप हमारी मेहनत तो शुरू होने दीजिए कि आपका जनमत, जनता का आशीर्वाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को मिल जाए, फिर आपका ये सवाल ही बेबुनियाद हो जाए। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये आपको मुझे नहीं पता है। हम लोग मेहनत करेंगे और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ हैं, हमने मेहनत की है वहाँ घिस घिस के चप्पल, और हम लोगों के दिलों में जो है अपने संघर्ष से हमने जगह बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे आपके हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, पीछे नहीं। अब ये तो आप उत्तर प्रदेश में हम 2 सीटें लगे वहां लड़े, आप देख चुके हैं कि कौन किधर जा रहा है, और भविष्य में जब उपचुनाव होंगे तो आप देख लीजिएगा कि कौन किधर जा रहा है। और कुछ आपके बराबर वाले मीडिया के साथी घूम के आए हैं जहां उपचुनाव में यूपी में, वो बता देंगे कि कौन किधर जा रहा है। आगे वाले बैठ जाओ भाई, हट जा, हट जा। अरे आप लोग बैठ जाओ, मैं बुला लूंगा भाई, क्या नहीं चंदन